हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए जिस मूवी को लेकर आए हैं ये मूवी है पुष्पा 2 द रूल। दोस्तों, यह मूवी पुष्पा 1 मूवी का सीक्वल है। यह मूवी साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की एक धमाकेदार मूवी है। दोस्तों, जिसको भी पुष्पा 1 मूवी पसंद आई थी उनको ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये मूवी पुष्पा 1 से भी ज़्यादा एंटरटेनमेंट है। तो आइए आज मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसा हम जानते हैं कि पुष्पा 2 पुष्पा 1 का सीक्वल है, यानी कि पुष्पा 2 में जो भी सीन दिखाए गए हैं वह पुष्पा 1 के आगे के हैं, और इसलिए जिन्होंने भी पुष्पा 1 को नहीं देखा है या देखी है पर याद नहीं है, उन सभी के लिए हम पुष्पा 1 को रिकैप कर लेते हैं। यानी कि वह 1-2 मिनट के अंदर पुष्पा 1 में जो भी है उसको एक बार जान लेते हैं, ताकि हम इस मूवी को अच्छे से समझ सकें। तो अब जो पुष्पा मूवी है उसके अंदर दो ही चीज़ें हैं, एक पुष्पा और दूसरा है लाल चंदन। पुष्पा की बात करें तो पुष्पा राज एक बहुत बहादुर और अब बहुत अक्लमंद इंसान है। पुष्पा की एक और खासियत है कि वो ना तो किसी से डरता है और ना ही किसी के आगे झुकता है। पुष्पा के पिता की 2 बीवियां थीं, जिनमें से पहली बीवी के 2 बेटे थे और दूसरी बीवी से एक बेटा था जो पुष्पा था। लेकिन अब क्योंकि पुष्पा के पिता ने पुष्पा की मां से शादी नहीं की थी, इसलिए पुष्पा के जो दोनों सौतेले भाई थे वो पुष्पा को अपना भाई नहीं मानते थे। यहाँ तक कि जब पुष्पा के पिता की मृत्यु हो गई तब पुष्पा के दोनों सौतेले भाइयों ने पुष्पा की मां को जायदाद से बेदखल कर दिया और पुष्पा को नाजायज करार कर दिया। और उसके बाद पुष्पा अपनी माँ के साथ रहने लगा, और जब पुष्पा बड़ा हो गया तो वो मजदूरी का काम करने लगा। लेकिन अब क्योंकि पुष्पा के अंदर किसी के सामने ना झुकने का एटीट्यूड था, इसलिए पुष्पा हर जगह पर अपने इसी एटीट्यूड के कारण उसके कई मालिक उसे काम से निकाल देते थे। अब पुष्पा के साथ ही बात करें लाल चंदन की, तो लाल चंदन एक बहुत ही बढ़िया तरह का पेड़ है जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इस मूवी में हम ये देखते हैं कि यही लाल चंदन आंध्र प्रदेश के शेषचेलम जंगल में उगता है, और इस बड़े जंगल में लाल चंदन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। लाल चंदन की कीमत बहुत ज़्यादा है, स्पेशली इंडिया से बाहर, चाइना और जापान जैसे देशों में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है, जिसकी वजह से यह वहाँ और भी ज़्यादा कीमती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस लाल चंदन को काटना इंडिया में अवैध है। लेकिन हम इस मूवी में ये देखते हैं कि मूवी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि मिलकर इन सारे पेड़ों को कटवाते हैं और इन्हें अवैध तरीके से विदेशों में बेचते हैं। अब वैसे तो ये पूरा काम अवैध तरीके से होता है, लेकिन इस काम को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। जो भी लोग इस चंदन को अवैध तरीके से बेचते हैं उन सभी ने आपस में मिलकर एक ग्रुप बना रखा है, जिस ग्रुप का नाम है सिंडिकेट। और इस सिंडिकेट ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी अपने अपने इलाकों में इस लाल चंदन को कटवा कर इकट्ठा करते हैं, फिर उन सबको मंगल सीनू नाम के एक व्यक्ति को बेच देते हैं। मंगल सीनू असल में इस पूरे सिंडिकेट ग्रुप का लीडर है, जो सिंडिकेट ग्रुप के सारे मेंबर्स को लाल चंदन के बदले में 1 टन के लिए 50 लाख रुपए देता है, यानी कि 1 किलो लाल चंदन के लिए 5,000 रुपए। सिंडिकेट ग्रुप का यह लीडर मंगल सीनू यह चंदन लेकर किसी और को बेचता है, जिसका नाम है मुर्गन, और यह मुर्गन तमिलनाडु के चेन्नई से ऑपरेट करता है, और वो मंगल सीनू को 1 लाख टन लाल चंदन के बदले में 1.5 करोड़ रुपए देता है, जिसके बाद यह मुर्गन उसे बाहर बेच देता है, यानी कि इंटरनेशनल बायर से डील करता है। अब सिंडिकेट ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप के अंदर जो मंगल सीनू है वो इस ग्रुप का लीडर तो है ही, इसके साथ यह सबसे खतरनाक आदमी भी है। लेकिन ग्रुप में उसी तरह के एक और खतरनाक आदमी होता है जिसका नाम होता है कोंडा रेड्डी। कोंडा रेड्डी सिंडिकेट ग्रुप का मेंबर होता है, और यह भी दूसरों की तरह मंगल सीनू को माल सप्लाई करता है। और बात करें अपने हीरो यानी कि पुष्पा राज की, जो पहले मजदूरी किया करता था और बाद में इसी कोंडा रेड्डी के लिए काम करने लगता है, यानी कि पुष्पा भी इसी कोंडा रेड्डी के लिए लाल चंदन की कटाई करता है। लेकिन अब लाल चंदन की कटाई में बहुत ही बड़ा खतरा होता है, और वह यह है कि अवैध होने की वजह से पुलिस हमेशा इन पर छापा मारती है, और कई बार सारे मजदूर जो कि लाल चंदन काट रहे होते हैं पकड़े जाते हैं। और एक बार जब पुष्पा भी लाल चंदन काटने जाता है तब पुलिस का छापा पड़ता है, जिस कारण सभी मजदूरों को भागना पड़ता है। अब फिर यहीं पर पुष्पा सभी मजदूरों को एक करता है और वो सारे लाल चंदन को पुलिस से बचा लेता है, जिसके बाद पुष्पा के इस काम को देखकर
कोंडा रेड्डी उसे पार्टनर बना लेता है और उसे कमाई का हिस्सा देने लगता है। इसके बाद पुष्पा लाल चंदन को पुलिस से बचाने के लिए कई तरीके अपनाता रहता है और उन तरीकों से वह पुलिस को चकमा देके वो लाल चंदन को ज़्यादा मात्रा में सप्लाई करता है। लेकिन इसी दौरान पुष्पा को यह पता लगता है कि सिंडिकेट का लीडर मंगल सीनू सभी लोगों को 1 टन लाल चंदन के बदले में सिर्फ 50 लाख रुपए देता है और वो आगे से उसे 1.5 करोड़ में बेचता है। और इसलिए इसके बाद जब सिंडिकेट की मीटिंग होती है तब वहाँ पर भी पुष्पा इस बात को रखने का फैसला करता है। इसी मीटिंग के अंदर एरिया का एमएलए भी आता है जिसका नाम है एमएलए सिंधप्पा। और क्योंकि एमएलए सिंधप्पा का सिंडिकेट पर काफ़ी कंट्रोल होता है इसलिए पुष्पा एमएलए को ये बात बताता है। एमएलए से कहता है कि मंगल सीनू सबको धोखे में रखता है और वो सबसे ज़्यादा लाभ खुद खा जाता है। जिसके बाद यह वह सब जानते हैं कि जिसके बाद ही ये बात जानते ही जो एमएलए होता है वो मंगल सीनू को सिंडिकेट से हटा देता है और पुष्पा राज को सिंडिकेट का नया लीडर बना देता है। जिसके बाद पुष्पा सिर्फ पूरे सिंडिकेट को रूल करता है बल्कि वो लाल चंदन सप्लाई करके वो बहुत ज़्यादा पैसे बनाता है। लेकिन फिर उसी समय उनके इलाके में का एसपी बदलता है और जो नया एसपी आता है उसका नाम होता है भंवर सिंह शेखावत। यह एसपी शेखावत बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट यानी कि घमंडी होता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हमेशा रहता है और इसे हमेशा दूसरों से रेस्पेक्ट चाहिए होती है। और जिले के अंदर इस एसपी की ज्वाइनिंग होती है तो पुष्पा एसपी के पास कुछ पैसे लेकर जाता है ताकि ये एसपी शेखावत पैसे लेता रहे और पुष्पा के काम में बाधा न डाले। लेकिन जब पुष्पा एसपी शेखावत के पास आता है तब वो उसे पैसे तो देता है पर वो उसे इज्जत नहीं देता। इसीलिए एसपी शेखावत को ये बात बहुत ज़्यादा बेकार लगती है जिस कारण वह पुष्पा की बेइज्जती करता है। लेकिन अब क्योंकि उस समय पुष्पा की शादी होने वाली होती है इसलिए वह उस समय शेखावत से कुछ नहीं कहता है। लेकिन फिर जिस दिन पुष्पा की शादी होने वाली होती है वह उसी दिन एसपी शेखावत से मिलता है और उसके कपड़े भी उतरवा देता है और एसपी की बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। साथ ही साथ वह एसपी शेखावत से वो ये भी बोलता है कि बिना पुलिस की वर्दी के उसकी कोई औकात नहीं है। फिर इसके बाद पुष्पा की शादी हो जाती है लेकिन एसपी शेखावत को बहुत गुस्सा आता है और वह ये फैसला करता है कि वो पुष्पा से अपना बदला लेगा। इसके बाद शुरुआत होती है पुष्पा 2 की और पुष्पा 2 में हम सीधा जापान को देखते हैं जहां हमें जापान का योकोहामा पोर्ट दिखाया जाता है और यहाँ हम योकोहामा पोर्ट पर कई सारे लेबर शिप से कंटेनर उतार रहे होते हैं। लेकिन तभी एक क्रेन से कंटेनर नीचे गिर जाता है और जैसे ही नीचे गिरता है वह खुल जाता है और वो लोग देखते हैं कि उस कंटेनर में लाल चंदन की लकड़ी है और इसी कारण वह अपने बॉस को बुलाते हैं। और जब उनका बॉस वहाँ आता है तो वह उस लाल चंदन को देख के कहता है कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लाल चंदन उसकी मर्जी के बिना उसकी परमिशन के बिना यहाँ पर नहीं आ सकता है। फिर वह अपने आदमियों से उस कंटेनर की तलाशी लेने के लिए कहता है। जब वह कंटेनर में जाते हैं तब वे लोग देखते हैं कि कंटेनर के अंदर एक आदमी भी है और जब वह आदमी बाहर आता है तो हम देखते हैं कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो पुष्पा राज यानी कि अल्लू अर्जुन है। पुष्पा को देखते ही वो लोग उसको मारने लगते हैं। इसके बाद पुष्पा भी बहुत फाइट करता है लेकिन वह पुष्पा के हाथ बांधकर उसको उल्टा लटका देते हैं और पुष्पा अपने को छुड़वाता है। फिर वो फाइट करते समय लोग उससे पूछते हैं कि वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। यह सुनकर पुष्पा भी जापानी में ही उनसे कहता है कि उसका नाम पुष्पा राज है और वो यहाँ अपना पेमेंट लेना आया है। वह बताता है कि उसका लाल चंदन इंडिया से यहाँ तो आता है लेकिन यहाँ पर लाल चंदन लेने वाले उसके लाल चंदन की कीमत उसको नहीं दे रहे हैं और पुष्पा अपने पैसे कभी नहीं छोड़ता है और यहाँ पर अपने पैसे लेने आया है। और इसी लड़ाई के बीच हम देखते हैं कि उन्हीं में से एक जापानी ने पुष्पा पर गोली चला देता है और वो गोली सीधी पुष्पा के बाएं कंधे पर लग जाती है और इस कारण पुष्पा सीधा समुद्र में गिर जाता है। लेकिन पानी में गिरने के बाद ही पुष्पा को कुछ मेमोरीज आती हैं और वो अपनी स्टोरी याद करता है। अब इसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि स्टोरी सीधा वहीं से शुरू होती है जहां पुष्पा 1 खत्म होती है और पुष्पा की शादी वहां हो चुकी होती है और वो सिंडिकेट ग्रुप का लीडर बन चुका है और उस पर रूल कर रहा है और उसका लाल चंदन का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और एमएलए सिंधप्पा के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हैं। एमएलए सिंधप्पा ने ही उसको सिंडिकेट का लीडर बनाया था। यहाँ तक कि पुष्पा के मजदूर भी
जो पुष्पा के लिए काम करते हैं वो भी पुष्पा के साथ काम करके बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि पुष्पा न सिर्फ उन्हें अच्छे पैसे देता है बल्कि वो उनका ध्यान भी रखता है। इसके बाद एक दिन हम देखते हैं कि पुष्पा के सारे मजदूर लाल चंदन काटने के लिए जंगल जाते हैं। जंगल जाने के लिए वह ट्रक में बैठते हैं और यहीं पर इन मजदूरों के बीच एसपी शेखावत भी होता है, जो कि मजदूर का भेष धार के लाल चंदन काटने के लिए वह भी जंगल जाता है और सारे मजदूरों के साथ लाल चंदन काटने लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही हम देखते हैं कि उन सभी को बहुत सारे पुलिस वाले घेर लेते हैं और एसपी शेखावत भी अपने असली रूप में आ जाता है और वह अपनी बंदूक निकालकर सबको बताता है कि वो एसपी शेखावत है और अब उसने उन मजदूरों को लाल चंदन काटते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। इसलिए वह सभी मजदूरों को अरेस्ट कर लेता है और पुलिस स्टेशन के सेल में बंद कर देता है। अब जैसे ही पुष्पा को ये बात पता लगती है, वैसे ही पुष्पा अपने आदमियों के साथ सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। इस समय पर एसपी शेखावत जेल में नहीं होता है, पुलिस स्टेशन में नहीं होता है और इसलिए पुष्पा पुलिस स्टेशन में आते ही पुलिस इंस्पेक्टर को देखता है और उससे अपने आदमियों को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एसपी शेखावत ने उन्हें ऐसा करने से मना किया है और अगर वो या पुलिस स्टेशन का कोई भी पुलिस वाला एसपी शेखावत के खिलाफ जाता है तो फिर उन्हें अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। पुष्पा जैसे ही ये बात सुनता है वैसे ही वह उन सब के लिए बहुत सारे पैसे लेकर आता है और वो पुलिस वाले जितनी सैलरी अपनी पूरी लाइफ में कमाते, पुष्पा उन सबको उतने पैसे एक बार में ही दे देता है। जिसके बाद ही पुलिस स्टेशन के सामने वह सब पुलिस वाले अपना इस्तीफा दे देते हैं और सभी अपने अपने पैसे लेकर खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं और साथ ही जाने से पहले वह पुष्पा के सारे आदमियों को छोड़ देते हैं। जिसके बाद पुष्पा अपने सारे आदमियों को छुड़ाकर ले जाता है और फिर कुछ देर बाद जब एसपी शेखावत पुलिस स्टेशन के अंदर आता है तब वह देखता है कि पूरा स्टेशन ही पुलिस स्टेशन खाली है, वहाँ ना तो मजदूर हैं और ना ही पुलिस वाले हैं। फिर जब एसपी शेखावत को सच पता चलता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और पुष्पा ने कैसे सारे पुलिस वालों को खरीदकर अपने मजदूरों को छुड़ा लिया है, तब एसपी शेखावत बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और अगले सीन में हम पुष्पा को देखते हैं जो एमएलए सिंधप्पा से मिलता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि पुष्पा एमएलए सिंधप्पा की बहुत इज्जत करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने ही पुष्पा को सिंडिकेट ग्रुप का लीडर बनाया था। यहाँ पर ही एमएलए सिंधप्पा पुष्पा से कहता है कि अब वो स्टेट के सीएम से मीटिंग करने जा रहा है, क्योंकि अब कुछ ही समय में इलेक्शन आने वाले हैं, इसलिए उनकी पार्टी की मीटिंग्स चल रही हैं। लेकिन एमएलए सिंधप्पा पुष्पा से कहता है कि उसे भी उसके साथ चलना होगा, यानी कि वो दोनों ही सीएम से मिलेंगे। अब इसके बाद पुष्पा अपने घर जाता है और अपनी वाइफ श्रीवल्ली को बताता है कि वो सीएम से मिलने जा रहा है और इस पर श्रीवल्ली जैसे ही ये सुनती है वह पुष्पा से कहती है कि वो जब सीएम से मिलेगा तो उसे सीएम के साथ एक फ़ोटो खिंचवानी होगी, क्योंकि वो अपने पति पुष्पा और सीएम की फ़ोटो को अपने घर में लगाना चाहती है ताकि वो लोगों को ये दिखा सके कि उसके पति की सीएम से कितनी बातचीत है। अब श्रीवल्ली की बात सुनकर पुष्पा हंसता है और वो श्रीवल्ली से कहता है कि वो ऐसा ही करेगा और सीएम के साथ फ़ोटो खिंचवाएगा। और फिर पुष्पा सिंधप्पा के साथ सीएम ऑफिस जाता है और वहाँ जाकर सीएम से बातचीत करता है। यहाँ जो सीएम है एमएलए सिंधप्पा और पुष्पा दोनों से मिलता है, लेकिन जब पुष्पा सीएम के साथ फ़ोटो खिंचवाने की बात करता है तो सीएम साफ मना कर देता है और फिर पुष्पा की बेइज्जती भी करता है। वह पुष्पा की तुलना पैर के जूते से करता है। इन बातों को सुनकर एमएलए सिंधप्पा सीएम से कह देता है कि फ़ोटो खिंचवाने की इच्छा पुष्पा की बीवी की है, इसलिए आप पुष्पा के साथ एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए। लेकिन ये बात सुनकर भी सीएम गुस्सा होता है और पुष्पा को अपनी बीवी की बात सुनने वाला नासमझ इंसान कहता है और वह एमएलए और पुष्पा दोनों को वहाँ से भेज देता है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि सीएम की बातें पुष्पा को बहुत ज़्यादा झकझोर देती हैं और उन बातों से पुष्पा को बहुत बुरा भी लगता है। लेकिन यहाँ पर एमएलए सिंधप्पा पुष्पा को संभाल लेते हैं। इसके बाद पुष्पा एमएलए से एक सवाल पूछता है कि कल को आप सीएम बनते हैं तो क्या आप मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। इस पर एमएलए सिंधप्पा कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाऊंगा, लेकिन मैं सीएम नहीं बन सकता हूँ, मैं तो सिर्फ एक मामूली सा एमएलए हूँ। इस पर पुष्पा एमएलए से कहता है कि अब तो एमएलए सिंधप्पा ही सीएम बनेंगे। यह बात सुनकर एमएलए चौंक जाता है और वो पुष्पा से कहता है कि ऐसा करने में ना करके भी 100 करोड़ रुपए लगेंगे। पुष्पा उनसे कहता है कि 100 करोड़ ही नहीं बल्कि 500 करोड़ रुपए
खर्च करेगा, लेकिन अब तो एमएलए को ही सीएम बनाकर रहेगा। पुष्पा ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि सीएम अगले उसके लिए कई बातें ज़्यादा बुरी नहीं लगी, पर सीएम ने उसकी बीवी को जो बुरा भला कहा उससे पुष्पा काफ़ी दुखी हुआ, इसलिए अब वह सीएम को ही हटा देगा। इसके बाद एमएलए सिंधप्पा और सीएम जिस राजनीतिक पार्टी से होते हैं, पुष्पा उसी राजनीतिक पार्टी के प्रेसिडेंट के छोटे भाई से मिलता है, उसे 5 करोड़ रुपए देता है और वो पार्टी प्रेसिडेंट के छोटे भाई से कहता है कि उसे प्रेसिडेंट से बात करनी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने बड़े भाई को फ़ोन करता है, यानी कि उस पॉलिटिक पार्टी के प्रेसिडेंट को, और उससे सीधा पुष्पा की बात करवाता है। यहाँ पर हम भी ये जानते हैं कि इस प्रेसिडेंट का नाम है प्रताप रेड्डी, जिसको प्ले किया है जगतपति बाबू ने। पुष्पा प्रताप रेड्डी से फ़ोन पे ये बात करके उससे कहता है कि उसने उसको ऑफिस में एक तोहफा भेजा है, और उसी समय हम देखते हैं कि प्रताप रेड्डी के ऑफिस में एक सोफ़ा आता है जिसमें 25 करोड़ रुपए होते हैं। इस पर पुष्पा प्रताप रेड्डी से कहता है कि यह तोहफा उसने प्रताप रेड्डी के लिए भेजा है ताकि वह एमएलए सिंधप्पा को सीएम बनने दे, और इस बात के लिए प्रताप रेड्डी मान जाता है और वह एमएलए सिंधप्पा को सीएम बनने के लिए खड़ा होने देता है। अब पुष्पा के लिए एक बड़ी मुसीबत है फंड जमा करना, यानी कि पैसे। अब पैसों का इंतजाम करने के लिए पुष्पा एक बड़ी डील करने की सोचता है ताकि उसके पास काफ़ी पैसे आ जाएं और वो उनसे एमएलए सिंधप्पा को सीएम बना सके। अब यहाँ पर पुष्पा ये देखता है कि वह सिंडिकेट ग्रुप के जरिए जितना भी लाल चंदन इकट्ठा करता है वह मुरुगन को बेचता है, फिर मुरुगन ही रामेश्वरम पोर्ट से होते हुए उसे इंटरनेशनल वायर्स को बेचता है। अब पुष्पा ने डिसाइड करता है कि वो मुरुगन को बीच से हटाकर खुद ही सीधा इंटरनेशनल वायर से डील करेगा, क्योंकि जो मुरुगन है वह पुष्पा को 1 टन लाल चंदन के बदले 1.5 करोड़ रुपए देता है, और यदि पुष्पा उसके डायरेक्ट बेचेगा उसको तो वह इस पर ज़्यादा पैसे कमा सकता है। इसके लिए पुष्पा पता करता है और उसे सीधा इंटरनेशनल वायर मिलता है, जिससे वो मालदीव जाकर मीटिंग करता है। मालदीव के अंदर जब पुष्पा वायर से डीलिंग करता है तब वो उस वायर से कहता है कि वो 1 टन लाल चंदन के बदले में 2.5 करोड़ रुपए लेगा, जो सुनकर वायर मान जाता है। जिसके बाद वो पुष्पा से 2000 टन लाल चंदन की डील करता है, जिसकी कीमत पूरे 5000 करोड़ रुपए होती है। इसके बाद पुष्पा भारत आता है और वो पूरे सिंडिकेट की मीटिंग रखता है, और वो मीटिंग में सारे मेंबर्स को बताता है कि उन सबको बहुत ही बड़ी डील मिली है और इसलिए उन सबको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा। इसके बाद ही सिंडिकेट के सारे मेंबर्स पुष्पा से कहते हैं कि वो लोग भी पुष्पा को ज़्यादा से ज़्यादा लाल चंदन देंगे। इसके बाद पुष्पा भी अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इसके बाद पुष्पा एक जगह डिसाइड करता है जहाँ सिंडिकेट के सारे मेंबर को अपना लाल चंदन इकट्ठा करना है, लेकिन जिस दिन सारे मेंबर को अपना लाल चंदन इकट्ठा करना होता है उन्हीं सब मेंबर्स को इकट्ठा कर देते हैं, लेकिन एक मेंबर्स के सारे काफिले को एसपी शेखावत पकड़ लेता है और वह उस चंदन को जला देता है, उस मेंबर्स को भी जान से मार देता है ताकि एसपी शेखावत का खौफ सिंडिकेट के मेंबर्स में रहे और यह बात सीधा पुष्पा तक पहुंचे। और फिर मूवी के अगले सीन में ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि सिंडिकेट ग्रुप के सारे मेंबर्स एसपी शेखावत से बहुत डर जाते हैं और इसलिए वह सारे एमएलए सिंधप्पा से मिलते हैं और वो सभी मेंबर्स उनसे कहते हैं कि वो एसपी शेखावत और पुष्पा के बीच की लड़ाई को ख़त्म करवाएं ताकि वो अपना बिजनेस आराम से कर सकें। अब इसके बाद एमएलए सिंधप्पा एसपी शेखावत के ऑफिस में आए और वह उससे पूछते हैं कि आखिरकार वो ये सब क्यों कर रहे हैं और उसे क्या चाहिए। यह सुनकर शेखावत एमएलए से कहता है कि उसका लेना देना केवल पुष्पा से है। एक बार पुष्पा ने उसके कपड़े उतरवाकर उसकी बहुत बेइज्जती की थी, इसलिए उसे इस बेइज्जती का बदला चाहिए, और वह यह चाहता है कि पुष्पा सबके सामने उससे माफ़ी मांगे, और अगर पुष्पा ऐसा करता है तो वो सबको परेशान नहीं करेगा। अब यह सुनकर एमएलए सिंधप्पा पुष्पा के पास जाता है और वह पुष्पा को मना भी लेता है। वो पुष्पा से कहता है कि उसको सिर्फ शेखावत से सॉरी बोलना है क्योंकि इसमें ही पूरे सिंडिकेट की भलाई है, और पुष्पा को सिंडिकेट के मेंबर्स के लिए ये तो करना ही होगा। अब इसके बाद एक पार्टी रखी जाती है जिस पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, यानी कि बहुत सारे पुलिस वाले भी और सिंडिकेट के सारे मेंबर्स, और जो लोग सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं वो लोग भी। फिर यहाँ पर पुष्पा अपनी गाड़ी से आता है और वो यहाँ एसपी शेखावत को सॉरी बोलता है। जिसके बाद पुष्पा के मुंह से सॉरी सुनकर
शेखावत बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो खुशी के मारे झूमने लगता है। फिर इसके बाद एसपी शेखावत सिंडिकेट के मेंबर से कहता है कि वे अब सिंडिकेट के किसी भी मेंबर्स को नहीं रोकेगा, अब वो अपना काम आराम से कर सकते हैं, बस उसको उसका कमीशन मिलना चाहिए। इधर पुष्पा सॉरी बोलकर यहाँ से जाने लगता है और वो अपनी कार से काफ़ी दूर आ जाता है। तब वो ये फैसला करता है कि पुष्पा किसी के सामने नहीं झुकेगा और इसलिए वो शेखावत के सामने भी नहीं झुकेगा। फिर यही सोचकर पुष्पा अपनी गाड़ी घुमाता है और वापस फिर से उसी पार्टी में आ जाता है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शेखावत अपनी गाड़ी में बैठ रहा होता है, तभी पुष्पा अपनी गाड़ी से उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है, जिस प्रकार से एसपी शेखावत की गाड़ी टकराती है और एसपी सीधा स्विमिंग पूल में गिरता है और इस स्विमिंग पूल में गिरते ही पुष्पा पूल में टॉयलेट कर देता है। अब एसपी शेखावत जैसे ही ये देखता है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी पुष्पा शेखावत से कहता है कि वो उससे कोई सॉरी नहीं बोलने वाला है। वो पुष्पा है, पुष्पा राज, जो किसी के सामने नहीं झुकता है। और यह बोलने के बाद भी पुष्पा एसपी शेखावत को चुनौती देता है कि वो एसपी शेखावत से कहता है कि उसके पास 2000 टन लाल चंदन है और वो अगले सोमवार की सुबह उसकी डीलिंग करने के लिए चेन्नई जा रहा है और चेन्नई जाकर वहाँ से वो सीधा रामेश्वरम पोर्ट होते हुए इंटरनेशनल वायर्स को बेच देगा और इसलिए अगर एसपी शेखावत के अंदर दम है तो वो उसे रोक कर दिखाए। ये बोलकर पुष्पा वहाँ से चला जाता है। अब इसके लिए हम ये देखते हैं कि एसपी शेखावत पूरे शहर की सारी सड़कों को ब्लॉक करवा देता है ताकि पुष्पा वहाँ से अपने माल को बाहर ना ले जा सके। लेकिन यहाँ पर एसपी शेखावत ये नोटिस करता है कि सड़क के बगल में जो नदी है उसका पानी बहुत कम हो चुका है और इसलिए वो समझ जाता है कि हो ना हो पुष्पा इसी नदी के जरिए अपने ट्रक को निकालेगा। और कुछ समय बाद हमें भी ये पता चलता है कि एसपी शेखावत बिल्कुल सही है। पुष्पा ने अपने सारे ट्रक को नदी के जरिए ही भेजा होता है और एसपी शेखावत उन सारे ट्रक को घेर लेता है और लाल चंदन के भरे हुए सभी ट्रक को पकड़ लेता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद उसे यह पता चलता है कि पुष्पा ने उसे चकमा दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एसपी शेखावत ने जो ट्रक पकड़े हैं उन सभी के अंदर पुष्पा ने मामूली लकड़ी भरी है और वो भी लाल पेंट करके। और इस तरह से एसपी शेखावत को चकमा देके पुष्पा 2000 टन लाल चंदन को इंडिया से बाहर निकाल देता है और अपने इंटरनेशनल वायर को बेच देता है। इधर एसपी शेखावत को जब पता चलता है कि वो सारी लकड़ी नकली है तब वे बहुत गुस्सा होता है और गुस्से में वो सारी लकड़ियों को जला देता है। और दोस्तों एसपी शेखावत भी इन सारी लकड़ियों को जिन गोदाम के अंदर जलाता है वहाँ पर वो खुद भी अपने आप को जलाकर खत्म कर लेता है। जिन गोदाम के अंदर जलाता है वहाँ पर वो खुद भी अपने आप को जलाकर ख़त्म कर लेता है और हमें ऐसा दिखाया तो जाता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। लेकिन दोस्तों हमारा ये मानना है कि एसपी शेखावत अभी भी जिंदा है और वो आगे फिर से आएगा। अब इसके आगे की बात करें तो अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अब पुष्पा की डील होने के बाद पुष्पा के पास बहुत सारे पैसे आते हैं और इसलिए वो इलेक्शन के अंदर बड़े आराम से एमएलए सिंदप्पा को सीएम बनवा देता है। एमएलए सिंदप्पा जैसे ही सीएम बनता है वो बहुत खुश होता है और इसलिए वह पुष्पा से मिलने सीधे उसके घर आता है और घर आकर वो पहले पुष्पा के साथ खाना खाता है और फिर वो उसकी बीवी श्रीवल्ली और उसकी पूरी फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचवाता है। अब इन सब के बाद हम देखते हैं कि पुष्पा के गांव में एक त्यौहार आता है। उस त्यौहार को मनाने के लिए गांव के सारे लोग मंदिर जाते हैं जहां पर पुष्पा की बीवी और उसकी माँ भी वहाँ आते हैं। और यहाँ पर इस त्यौहार के अंदर पुष्पा के दोनों सौतेले भाई भी अपने परिवार के साथ आते हैं। यहाँ पर पुष्पा की बीवी अचानक से बेहोश हो जाती है और जब कुछ लेडीज़ पुष्पा की बीवी की जाँच करते हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि पुष्पा की बीवी प्रेग्नेंट है और पुष्पा पिता बनने वाला है। पुष्पा को यह बात जानकर बहुत खुशी होती है और इसलिए वह काली माता की ड्रेस में डांस भी करता है और पुष्पा के साथ साथ सारे गांव वाले भी नाचते हैं। लेकिन अब इसी त्यौहार के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बदमाश लड़के आ जाते हैं और वो पुष्पा के बड़े भाई जिसका नाम मोहन होता है उसकी बेटी को छेड़ने लगते हैं। जैसे ही पुष्पा ये नोटिस करता है वो उन सारे गुंडों को बहुत मारता है और खुद को बचाने के लिए पुष्पा की भतीजी पुष्पा को थैंक यू बोलती है। और हमने पूरी मूवी के अंदर ये भी नोटिस किया है कि पुष्पा के इस बड़े भाई की बेटी पुष्पा को हमेशा पुष्पा चाचा ही कहती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही उसका पिता आता है यानी कि पुष्पा का बड़ा भाई, वैसे ही वो पुष्पा पर बहुत गुस्सा होता है, अपनी बेटी को थप्पड़ मारता है। साथ ही पुष्पा से ये भी कहता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले वो हमारी परिवार से नहीं जुड़ सकता है। ये बातें सुनकर पुष्पा को बुरा लगता है, इसलिए वो अपने परिवार को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद पुष्पा का बड़ा भाई यानी कि मोहन उन सभी लड़कों के बाल कटवा देता है और उन सबको गधे पर बैठाकर घुमाता है, जिस वजह से उन सारे लड़कों को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अब इसके बाद ये दिन बीत जाता है। कुछ दिन बाद ही हम देखते हैं कि वो सब लड़के जिन्हें पुष्पा ने पीटा था
वो सब अपना बदला लेने के लिए पुष्पा की भतीजी को किडनैप कर लेते हैं। और अब क्योंकि पुष्पा के बड़े भाई ने उन सभी को गंजा करके गधे पर बिठाया था, इसलिए वो लोग उसे फ़ोन करके कहते हैं कि वो अब टीवी पर आएगा और लाइव टेलीकास्ट करके बीचों बीच सड़क पर अपने आप को टकला करेगा। ये बातें जानकर पुष्पा के बड़े भाई की जो बीवी होती है, यानी कि पुष्पा की भाभी, वो सीधा पुष्पा के घर आती है और ये सारी बातें पुष्पा को बताती है। और पुष्पा को जैसे ही पता चलता है कि उसकी भतीजी को किडनैप कर लिया गया है, वैसे ही पुष्पा बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपने लोगों को लेकर सीधा मीडिया हाउस जाता है और वहाँ पर खुद को लाइव टेलीकास्ट करते हुए सबके सामने ऐलान करता है कि जिसने भी उसकी भतीजी को किडनैप किया है वो चुपचाप उसकी भतीजी को वहीं पर छोड़ दें जहाँ पर से उसने उसे उठाया है। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पुष्पा एक एक आदमी को चुन चुन कर मारेगा। अब इसके बाद ही वो लड़का जिसने लड़की को किडनैप किया था वो सीधा पुष्पा को फ़ोन करता है और वो पुष्पा से कहता है कि वो उसे एक पता दे रहा है जिस पते पर वो उस लड़की के साथ है, और अगर पुष्पा को उसे बचाना है तो वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर अकेला आए। लेकिन इसी समय हम दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि पुष्पा के इस लाइव टेलीकास्ट को पार्टी के हेड प्रताप रेड्डी ने भी देखा होता है और इसलिए यह देखकर वो सीधे एमएलए सिंधप्पा को बुलाता है, जो अब सीएम है। उसे वो अपने ऑफिस में बुलाकर उससे कहता है कि आखिर ये पुष्पा क्या कर रहा है, जिस पर सिंधप्पा उसे बताता है कि असल में एक बदमाश अपने कुछ साथियों के साथ उसकी भतीजी को उठाकर ले गया है, इसलिए पुष्पा उसे मारने जा रहा है। ये बात सुनते ही प्रताप रेड्डी भी सिंधप्पा से कहता है कि वो असल में जो लड़का है जो पुष्पा की भतीजी को उठाकर ले गया है वो कोई और नहीं है बल्कि मेरे छोटे भाई का इकलौता बेटा है, और अपने उस भतीजे से उसे बहुत ज़्यादा प्यार है और इसलिए वो जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए प्रताप रेड्डी सिंधप्पा से कहता है कि वो पुष्पा से फ़ोन करके कहे कि वो ऐसा ना करे और वो उसके भाई के बेटे से दूर रहे। ये बात सिंधप्पा पुष्पा को फ़ोन करता है और उसे सारी बातें कहता है, लेकिन पुष्पा यहाँ पर सिंधप्पा की कोई बात नहीं मानता और वो फ़ोन पर ही प्रताप रेड्डी को भी बातें सुना देता है। फिर भी वो प्रताप रेड्डी से कहता है कि अगर उसके भाई के बेटे ने उसकी भतीजी को नहीं छोड़ा तो वो आज उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और फिर यह बोलने के बाद ही पुष्पा अपना हेलीकॉप्टर निकालता है और सीधा उसके बताए हुए पते पर जाता है। और यहाँ पर आने के बाद पुष्पा प्रताप रेड्डी के भतीजे को जान से मार देता है। इसी समय यहाँ प्रताप रेड्डी का भाई भी आ जाता है, यानी कि मरने वाले का पापा, और वो यहाँ आकर पुष्पा की भतीजी को मारने की कोशिश करता है। इस कारण पुष्पा उसे भी जान से मार देता है और फिर वो अपनी भतीजी को छुड़ाकर वहाँ से ले जाता है। इसके बाद पुष्पा के बड़े भाई को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और उसे पुष्पा की ये अच्छाई देखकर शर्म आती है, इसलिए वो ये फैसला करता है कि अब वो पुष्पा से माफ़ी मांगेगा और उसे परिवार का दर्जा देगा। इसी समय उसकी बेटी की शादी तय हो जाती है और वह कार्ड छपवाता है और कार्ड लेकर पुष्पा के घर जाता है और वहाँ वह पुष्पा की माँ को शादी का कार्ड देता है और कहता है कि पुष्पा को और उसके पूरे परिवार को उसकी बेटी की शादी में आना है, क्योंकि शादी पर सारा परिवार एक साथ होना चाहिए। पुष्पा को भी ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और फिर वह भी अपनी भतीजी की शादी में जाता है जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ होता है। और दोस्तों यहाँ पर हम 2 सीन देखते हैं, जहाँ पहले सीन में तो पुष्पा की भतीजी की शादी हो रही होती है और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं कि प्रताप रेड्डी अपने छोटे भाई और अपने छोटे भाई के बेटे दोनों की चिता को जला रहा होता है, उनका अंतिम संस्कार कर रहा होता है। लेकिन इसी समय हम ये देखते हैं कि पुष्पा और प्रताप रेड्डी दोनों के लिए फूल के गुलदस्ते आते हैं और उन दोनों गुलदस्ते के अंदर एक जैसे ही बॉम्ब रखे होते हैं, यानी कि एक ही आदमी ने उन दोनों में बॉम्ब डाले होते हैं। और अगले सीन में हमें वह आदमी दिखता है जिसने उन दोनों में बॉम्ब डाले हैं और वैसे यहाँ पर हमें उसका चेहरा नहीं दिखता है, लेकिन वो इस समय पर काफ़ी दूर ऊंचाई पर खड़ा होता है और वो यहाँ से एक ही बार में बटन दबाकर दोनों बॉम्ब एक साथ ब्लास्ट कर देता है। दोस्तों इसी के साथ यह मूवी ख़त्म हो जाती है और मूवी का एंड होते होते हम पुष्पा 3 का पोस्टर दिखता है, यानी कि अब पुष्पा 3 भी आएगी जिसका नाम होगा पुष्पा 3 द रैम्पेज। दोस्तों पुष्पा 3 के अंदर ही हमें पता लगेगा कि आखिर ये इंसान कौन है जिसने पुष्पा और प्रताप रेड्डी दोनों से दुश्मनी है, और क्या इसने अपने हमले से उन दोनों को मार दिया या फिर वे दोनों अभी भी जिंदा हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे पुष्पा 3 में, और इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर विराम लगाते हैं।